वेस्टर्न फ्रंट को समझने के लिए सबसे पहले एक बेसिक बात पकड़ो। वॉर सिर्फ सोल्जर्स के बीच लड़ाई नहीं होती। वॉर स्पेस, सप्लाई, स्पीड, प्लानिंग और मोराल का टेस्ट भी होती है। इस स्लाइड का कोर आइडिया ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ फ्रंट्स जम गए और कुछ फ्रंट्स ज्यादा मोबाइल रहे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल वेस्टर्न फ्रंट था। श्लीफन प्लान का मतलब सिंपल है। जर्मनी ने सोचा था कि फ्रांस को जल्दी हरा देंगे, फिर फुल फोर्स रशिया की तरफ ले जाएंगे। लेकिन ये क्विक विक्ट्री प्लान फेल हो गया। रिजल्ट, स्विट्जरलैंड से नॉर्थ सी तक ट्रेंच लाइन बन गई। ट्रेंच का मतलब जमीन के अंदर खोदी हुई सुरक्षा लाइन। अब सोचो, जब दोनों साइड्स ट्रेंच के अंदर चिपक कर बैठ जाएं, मशीन गन्स और आर्टिलरी ऊपर से चलते रहें, तो कौन आगे बढ़ेगा? इसी को स्टेलमेट बोलते हैं, यानी डेडलॉक। पेज पर जो रेड ट्रेंच लाइन मैप में दिख रही है, वो इसी जमाव को विजुअल फॉर्म में दिखाती है। सोम और वर्डन के ब्लास्ट सिंबल्स भी इसी बात को रीइंफोर्स करते हैं कि टेरिटरी कम बदली लेकिन जान बहुत ज्यादा गई। अब एक और की टर्म समझो, एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब होता है एनिमी को एक ही बार में नहीं, बल्कि धीरे धीरे थकाकर, खून बहाकर, रिसोर्सेज खत्म करके वीक बनाना। सोम के चार्ट में टेरिटरी गेन्ड बहुत छोटा और कैजुअलिटी सस्टेन्ड बहुत बड़ा दिख रहा है। बस वही WW1 का वेस्टर्न फ्रंट लॉजिक था। सवाल पूछो, अगर इतनी जान जा रही थी और जमीन उतनी नहीं मिल रही थी, तो जनरल्स ऐसे अटैक्स क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि एक स्टेज पर एनिमी कोलैप्स करेगा। लेकिन मॉडर्न फायर पावर ने ऑफेंसिव को डिफेंसिव के अगेंस्ट वीक बना दिया, इसलिए हर अटैक का कॉस्ट बहुत हैवी हुआ। ईस्टर्न फ्रंट अलग क्यों था? क्योंकि ईस्ट में स्पेस ज्यादा थी। वास्ट डिस्टेंसेस का मतलब ट्रेंचेस हर जगह कंटिन्यूस लाइन की तरह लॉक नहीं कर पाती थी। मनूवर का चांस ज्यादा था। ब्रूसिलोव ऑफेंसिव इसका एग्जाम्पल है। रशिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी को जोर का झटका दिया, लेकिन खुद भी थक गया, तो विक्ट्री भी मिली और सेल्फ एग्जॉशन भी हुआ। पेरिफेरल कैंपेन्स जैसे गलीपुली एक और लेसन देते हैं। ज्योग्राफी को अंडर एस्टिमेट करोगे तो प्लानिंग फेल होगी। डार्डनेल्स को सीज करके रशिया से लिंक बनाना था, पर एम्फीबियस असॉल्ट फेल हो गया। नेवल वॉर भी क्रिटिकल था। ब्रिटिश ब्लॉकेड ने जर्मनी की सप्लाईज को चोक किया। जटलिन जैसे नेवल क्लैश ने दिखाया कि सी कंट्रोल लॉन्ग टर्म वॉर आउटकम को डिसाइड करता है। तो स्लाइड का फुल मैसेज ये है, वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, मैप, सी रूट्स, लॉजिस्टिक्स और इंड्योरेंस के लेवल पर डिसाइड हो रही थी। समझ आया? इस स्लाइड का सेंट्रल आइडिया ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक ओल्ड स्टाइल वॉर बनके स्टार्ट हुई थी, लेकिन जल्दी ही इंडस्ट्रियल एज की टोटल डिस्ट्रक्शन मशीन बन गई। यहाँ टेक्नोलॉजी सिर्फ हेल्प टूल नहीं थी, टेक्नोलॉजी ने वॉर का नेचर ही बदल दिया। सबसे पहले पॉइजन गैस को समझो। गैस का यूज पहले भी स्मॉल स्केल पर सोचा गया था, लेकिन ईप्स 1915 में इसका फर्स्ट लार्ज स्केल यूज हुआ। क्लोरीन और बाद में मस्टर्ड गैस का काम सिर्फ मारना नहीं था, साइकोलॉजिकल टेरर भी क्रिएट करना था। सोल्जर को पता ही नहीं होता था कि हवा के साथ मौत कब आ जाएगी। सोचो जरा, ट्रेंच के अंदर फंसा सोल्जर, मास्क कभी काम करे कभी फेल हो, आंखों में जलन, लंग्स डैमेज, फियर कांस्टेंट। तो गैस एक ऐसी चीज थी जो बैटलफील्ड को फिजिकल के साथ मेंटल टॉर्चर जोन बना देती थी। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि मॉडर्न केमिस्ट्री और फैक्ट्री प्रोडक्शन दोनों वॉर के सर्विस में आ गए। अब टैंक्स पर आओ। टैंक का बेसिक पर्पस क्या था? ट्रेंच डेडलॉक तोड़ना। ट्रेंच, बार्ब्ड वायर और मशीन गन के कॉम्बिनेशन ने इन्फेंट्री अटैक को बहुत कॉस्टली बना दिया था। टैंक एक आर्मर्ड व्हीकल था जो रफ ग्राउंड क्रॉस करे, वायर क्रश करे और सोल्जर्स को कवर दे। पेज के टाइमलाइन में मार्क 1 दिख रहा है। पहले टैंक्स परफेक्ट नहीं थे, स्लो थे, ब्रेकडाउन होते थे, लेकिन उन्होंने एक आइडिया प्रूव किया। डेडलॉक को तोड़ने के लिए न्यू मशीन चाहिए। कैम्ब्रे 1917 में ये पोटेंशियल क्लियरली दिखा। तो इन्वेंशन का इम्पैक्ट तुरंत फुल नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन सेट कर देता है। क्लियर है? एरियल डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट है। प्लेन शुरू में रिकॉनेसेंस के लिए था, यानी एनिमी पोजीशन देखने के लिए, लेकिन जल्दी ही डॉग फाइट और बॉम्बिंग तक बात पहुंच गई। इसका मतलब स्काई अब इंफॉर्मेशन स्पेस भी था और कॉम्बैट जोन भी। जो ऊपर देखेगा वो नीचे बेटर फायर करेगा।
इसलिए एयरक्राफ्ट ने आर्टिलरी एक्यूरेसी और बैटलफील्ड अवेयरनेस दोनों को बदला। सबमरीन वॉरफेयर को भी सिर्फ सी बैटल मत समझो। जर्मन यू बोट्स का एम ब्रिटिश ब्लॉकेड का जवाब देना था। अगर ब्रिटेन जर्मनी को फूड और रॉ मटेरियल से कट कर रहा था, तो जर्मनी ने कहा हम मर्चेंट शिपिंग को टारगेट करेंगे। पेज के यू बोट साइकिल डायग्राम में आइडेंटिफाई टारगेट, टॉर्पीडो लॉन्च्ड और टनेज संक का चेन दिख रहा है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से वॉर सिविलियन इकोनॉमी पर सीधा अटैक बन गया। मर्चेंट शिप संक मतलब सिर्फ माल नहीं डूबा, पूरा सप्लाई सिस्टम हिट हुआ। इसीलिए न्यूट्रल नेशंस भी डिस्टर्ब हुए। लास्ट पॉइंट टोटल वॉर मोबिलाइजेशन है। टोटल वॉर का मतलब पूरा सोसाइटी वॉर मशीन बन जाए। फैक्ट्री शेल्स बनाए, साइंस बैलिस्टिक्स इंप्रूव करे, रेलवेज ट्रूप मूवमेंट करे, मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ाए। अब सवाल ये है, क्या सोल्जर अकेला वॉर जीत रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्कर, केमिस्ट, इंजीनियर, रेलवे प्लानर, शिप बिल्डर सब वॉर का हिस्सा बन चुके थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, उसने डेथ को ऑर्गेनाइज्ड, स्केलेबल और सिस्टमैटिक बना दिया। ये ही इस स्लाइड का डीपेस्ट मीनिंग है। 1917 को क्राइसिस ईयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस साल एक तरफ पुरानी ताकत टूट रही थी और दूसरी तरफ नई ताकत एंटर कर रही थी। बैलेंस सेम नहीं रहा। इस स्लाइड के दो मेजर पिलर्स हैं, रशिया का कोलैप्स और यूनाइटेड स्टेट्स का एंट्री। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, लेकिन दोनों मिलकर वॉर का आउटकम बदल देते हैं। पहले रशिया को समझो। रशिया वॉर में पहले से वीक था क्या? हाँ, स्ट्रक्चर वीक था। इंडस्ट्री लिमिटेड, ट्रांसपोर्ट वीक, आर्मी पुअरली सप्लाइड और मोनार्की पर ट्रस्ट गिर रहा था। जब लॉन्ग वॉर चली, कैजुअल्टीज बढ़ीं, फूड शॉर्टेज हुई और सोल्जर्स भी थक गए, तब डोमेस्टिक क्राइसिस एक्सप्लोड हुआ। फरवरी और अक्टूबर रेवोल्यूशंस इसी प्रेशर कुकर का रिजल्ट थे। रेवोल्यूशन का मतलब बस रूलर चेंज नहीं, पूरा स्टेट ऑर्डर हिल गया। बोल्शेविक राइज के बाद रशिया ने पीस चूज की। ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोविस्क 1918 का सिंपल मतलब ये था कि रशिया वॉर से बाहर निकला और जर्मनी को ह्यूज टेरिटरीज दे दिए, जैसे यूक्रेन, पोलैंड, बाल्टिक्स। स्लाइड के मैप में जो शेडेड लॉसेस और एरो दिख रहा है, वो बताता है कि रशिया ने सिर्फ लैंड नहीं खोया, पॉपुलेशन और इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा भी गया। अब सवाल पूछो, जर्मनी के लिए इसका स्ट्रेटेजिक मतलब क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मनी अब ईस्ट से डिविजन्स हटाकर वेस्ट पर फोकस कर सकता था। स्लाइड में 50 डिविजन्स ट्रांसफर का पॉइंट इसीलिए दिया गया है। तो क्या रशिया का कोलैप्स जर्मनी के लिए गुड न्यूज़ था? शॉर्ट टर्म में हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर अलग निकली। अब यूनाइटेड स्टेट्स की एंट्री पर आओ। अमेरिका पहले न्यूट्रल था, फिर वॉर में क्यों आया? दो की ट्रिगर्स थे। पहला, अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर। इसका मतलब जर्मनी ने वार्निंग दिए बिना शिप्स को सिंक करना स्टार्ट किया, चाहे न्यूट्रल कनेक्शन हो। दूसरा, जिमरमैन टेलीग्राम। इस मैसेज में जर्मनी ने मैक्सिको को एनकरेज किया कि अगर अमेरिका से वॉर हो तो अलायंस करो। ये अमेरिकन पब्लिक को शॉक देने वाला था। पेज पर जो टेलीग्राम इमेज और लाइटनिंग सिंबल है, वो इसी टर्निंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एंट्री का इम्पैक्ट सिर्फ इमोशनल नहीं था, सबसे बड़ा इफेक्ट मटेरियल था। अमेरिका ने क्या दिया? फ्रेश मैन पावर, इंडस्ट्रियल क्रेडिट, फूड, स्टील, शिप्स, कॉन्फिडेंस। स्लाइड के रिसोर्स इन्फोग्राफिक में एग्जॉस्टेड सेंट्रल पावर्स और ग्रीनफील्ड एलाइड साइड का कॉन्ट्रास्ट इसी बात को दिखाता है। मोराल ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। 1917 के बाद एलाइज का मोराल राइज करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अब रिजर्व्स खत्म नहीं होंगे। यहाँ एक डीप पॉइंट समझो। वॉर कभी कभी बैटलफील्ड पर तब जीती जाती है जब एक साइड को फ्यूचर पर फेथ मिल जाता है और दूसरी साइड को फ्यूचर होपलेस लगने लगता है। तो 1917 एक डबल शिफ्ट था। रशिया के एग्जिट में जर्मनी को एक मौका दिया, पर अमेरिका की एंट्री ने एलायंस को लॉन्ग टर्म सुपीरियॉरिटी दी। इसलिए 1917 को सिर्फ इवेंट ईयर मत समझो, ये वॉर के बैलेंस का हिंज पॉइंट था। एक डोर बंद हुआ, एक नया डोर खुल गया। मेक सेंस? 1918 को समझने के लिए एक सीधा सवाल पूछो। अगर जर्मनी को रशिया के एग्जिट के बाद वेस्ट में एक्स्ट्रा ट्रूप्स मिल गए थे, तो फिर वो जीता क्यों नहीं? इस स्लाइड का जवाब है कि जर्मनी ने लास्ट गैम्बल लिया, लेकिन उसके पास सस्टेनेबल स्ट्रेंथ नहीं थी। ल्यूडेनडॉर्फ ऑफेंसिव स्प्रिंग 1918 जर्मनी की फाइनल मेजर पुश थी।
एम सिंपल था, अमेरिका की फुल स्ट्रेंथ बैटलफील्ड पर आने से पहले डिसाइसिव विक्ट्री हासिल करो। टैक्टिकल गेन्स मिले, यानी फ्रंट के कुछ हिस्सों पर प्रोग्रेस हुई। मैप में रेड एरोज और मैक्सिमम एडवांस दिख रहा है, लेकिन टैक्टिकल गेन और स्ट्रेटेजिक विक्ट्री सेम चीज नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। अगर आप आगे बढ़ भी गए, लेकिन सप्लाई लाइन स्ट्रेच हो गई, ट्रूप्स थक गए, रिप्लेसमेंट्स कम हो गए और फाइनल ब्रेक थ्रू ना मिला, तो एडवांस अपने आप में ट्रैप बन सकता है। यहां लॉजिस्टिक्स को समझो। लॉजिस्टिक्स का मतलब आर्मी को फूड, एमो, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, रिजर्व्स और कम्युनिकेशन देना। जर्मनी अटैक तो कर रही थी, लेकिन उसके पास लॉन्ग सस्टेन करने की कैपेसिटी कम थी। ट्रूप्स एग्जॉस्टेड थे, ब्लॉकेड का प्रेशर था, होम फ्रंट वीक था, तो स्प्रिंग ऑफेंसिव ने स्ट्रेंथ कंज्यूम ज्यादा की, रिजल्ट कम दिया। अब एलाइज ने काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट की। 100 डेज ऑफेंसिव का मतलब एक सिंगल बैटल नहीं, बल्कि कोऑर्डिनेटेड अटैक्स की सीरीज। टैंक्स, आर्टिलरी कोऑर्डिनेशन, फ्रेश अमेरिकन ट्रूप्स और इंप्रूव्ड एलाइड कमांड ने जर्मनी को पीछे ढकेलना स्टार्ट किया। एमियंस की बैटल को ब्लैक डे बोलना सिंबॉलिक है। इसका मतलब था जर्मन हाई कमांड ने समझ लिया कि मोराल और रेजिस्टेंस दोनों क्रैक हो रहे हैं। अब बैटलफील्ड कोलैप्स के साथ पॉलिटिकल कोलैप्स को जोड़ो। स्लाइड का फ्लो चार्ट इसी कॉजल चेन को दिखाता है। बल्गेरिया और ऑटोमन्स ने आर्मिस्टिस साइन किया। ऑस्ट्रिया हंगरी एथनिक पार्ट्स में ब्रेक होने लगा। सोचो, अगर आपके एलाइज ही टूट रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन कितनी वीक हो जाती है। जर्मनी अब अकेला पड़ रहा था। इसके ऊपर नेवल ब्लॉकेड से स्टार्वेशन और सोशल अनरेस्ट बढ़ रहे थे। तो डिफीट सिर्फ फ्रंट लाइन पर नहीं आ रही थी, पूरा सिस्टम अंदर से क्रम्बल कर रहा था। कील म्यूटिनी को लाइटली मत लो। नेवल म्यूटिनी का मतलब सोल्जर्स और सेलर्स ने स्टेट अथॉरिटी को ओपनली चैलेंज किया। जब आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा ही ओबे करना छोड़ दे, तो रेजीम की लेजिटिमेसी हिल जाती है। इसी से जर्मन रेवोल्यूशन का मूड बना। काइजर विल्हेम II ने एब्डिकेट किया और वायमार रिपब्लिक एस्टैब्लिश हुई। अब आर्मिस्टिस साइन हुआ नवंबर 11, 1918, 11 AM। लेकिन यहां एक क्रिटिकल बात समझो, आर्मिस्टिस पीस ट्रीटी नहीं होती। आर्मिस्टिस का मतलब लड़ाई रोको, फाइनल सेटलमेंट बाद में डिसाइड होता है। ये बाद में वर्साय तक जाता है। तो 1918 का एंड गेम एक सिंगल डिफीट नहीं था, ये लेयर्ड कोलैप्स था। फेल्ड गैम्बल, एलाइड रिकवरी, एलाई स्टेट्स का ब्रेकडाउन, डोमेस्टिक रिवोल्ट और स्टेट लेजिटिमेसी का एंड। जब बैटलफील्ड, इकोनॉमी, अलायंस सिस्टम और पॉलिटिक्स सब एक साथ टूटने लगे, तब एम्पायर बचना मुश्किल होता है। बिल्कुल यही हुआ। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि पीस मेकिंग हमेशा न्यूट्रल प्रोसेस नहीं होता। जो जीतते हैं वो अपनी सिक्योरिटी, अपना इंटरेस्ट और अपनी आइडियोलॉजी लेकर टेबल पर आते हैं। इस स्लाइड में बिग थ्री का मतलब है वुडरो विल्सन, जॉर्जिस क्लेमेंसो और डेविड लॉयड जॉर्ज। इन तीनों का कॉमन एम पीस था, लेकिन पीस का मतलब तीनों के लिए अलग था। विल्सन आइडियलिस्ट था। उसका फोकस सेल्फ डिटर्मिनेशन, ओपन डिप्लोमेसी, लीग ऑफ नेशंस और पीस विदाउट विक्ट्री पर था। सिंपल लैंग्वेज में वो ऐसी पीस चाहता था जो फ्यूचर वॉर्स को अवॉइड करे। क्लेमेंसो का व्यू बिल्कुल अलग था। फ्रांस ने जर्मनी का अटैक डायरेक्टली झेला था, टेरिटरी लूज की थी, डिस्ट्रक्शन देखा था। इसलिए उसके लिए पीस का मतलब सिक्योरिटी था। जर्मनी को इतना वीक करो कि फिर कभी थ्रेटन न कर सके। लॉयड जॉर्ज बीच का प्लेयर था। ब्रिटेन रेपरेशंस चाहता था, लेकिन जर्मनी को टोटल डिस्ट्रॉय करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि यूरोप की इकोनॉमिक बैलेंस और ट्रेड सिस्टम भी मैटर करता था। पेज पर ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट डायग्राम इसी टेंशन को विजुअल बना रहा है। हर लीडर अपनी डिमांड खींच रहा है और बीच में वर्साय कॉम्प्रोमाइज उभर रहा है। देखो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉम्प्रोमाइज। लेकिन क्या हर कॉम्प्रोमाइज फेयर होता है? नो, नॉट एग्जैक्टली। कभी कॉम्प्रोमाइज भी पावर इम्बैलेंस का रिजल्ट होता है। यहां डिफीटेड पावर्स, स्पेशली जर्मनी को नेगोशिएशन टेबल पर इक्वल पार्टनर की तरह ट्रीट नहीं किया गया। रशिया भी एब्सेंट था, क्योंकि बोल्शेविक रजीम को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो पीस कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सल नहीं थी, ये विक्टर्स कॉन्फ्रेंस थी। पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर भी बहुत स्ट्रांग था।
वॉर में इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था कि लोग इमोशनल जस्टिस चाहते थे। मेक जर्मनी पे जैसे स्लोगन्स पॉपुलर थे। डेमोक्रेसीज में लीडर्स पब्लिक मूड इग्नोर नहीं कर सकते, तो पीस सेटलमेंट सिर्फ डिप्लोमैट्स ने क्वाइटली डिजाइन नहीं किया, मास पॉलिटिक्स ने भी शेप दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? विल्सोनियन आइडियलिज्म पीछे चला गया और फ्रेंच सिक्योरिटी फियर्स और पॉपुलर रिवेंज डिमांड ज्यादा हैवी पड़ गए। स्लाइड के टेबल में 14 पॉइंट्स और फाइनल ट्रीटी का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। ओपन डिप्लोमेसी की जगह सीक्रेट स्टाइल बार्गेनिंग, फ्री ट्रेड की जगह प्रोटेक्शनिस्ट इंस्टिंक्ट्स, कॉलोनीज के फेयर एडजस्टमेंट की जगह मैंडेट सिस्टम और सेल्फ डिटर्मिनेशन का सिलेक्टिव यूज। यहां सिलेक्टिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिटर्मिनेशन सबको इक्वली नहीं मिला, कुछ जगह अप्लाई हुआ, कुछ जगह नहीं। सोचो जरा, प्रिंसिपल अगर यूनिवर्सल है तो सिलेक्टिव क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल जब पावर पॉलिटिक्स से टकराता है तो अक्सर प्रिंसिपल वीक पड़ता है। सबसे इंटरेस्टिंग आयरनी ये है कि लीग ऑफ नेशंस विल्सन का मेजर आइडिया था, लेकिन यूएस खुद लेटर ट्रीटी रैटिफाई नहीं करता। यानी जिस आर्किटेक्ट ने स्ट्रक्चर इमेजिन किया, उसका अपना कंट्री उसमें फुल ज्वाइन नहीं करता। तो कॉन्फ्रेंस ने एक ऐसी पीस बनाई जो आइडियलिज्म और पनिशमेंट के बीच लटकती रही। इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने फ्यूचर इंस्टेबिलिटी का बेस बनाया। क्लियर है? वर्साई ट्रीटी को अक्सर सिर्फ हार्श ट्रीटी बोल दिया जाता है, लेकिन इस स्लाइड का काम ये दिखाना है कि हार्शनेस किन कॉन्क्रीट क्लॉजेस में थी। यानी पनिशमेंट एब्स्ट्रैक्ट नहीं थी, उसका लीगल, टेरिटोरियल, मिलिट्री और इकोनॉमिक फॉर्म था। सबसे पहले आर्टिकल 231 को समझो, जिसे वॉर गिल्ट क्लॉज बोला जाता है। इसका सिंपल मतलब ये नहीं था कि जर्मनी अकेली मॉरल सेंस में पूरी वॉर की क्रिएटर थी। लीगल लेवल पर इसका यूज रेपरेशंस जस्टिफाई करने के लिए हुआ। जर्मनी को फोर्स किया गया कि वॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे, ताकि कॉम्पेंसेशन डिमांड को लॉ का बेस मिल सके। लेकिन पब्लिक मेमोरी में ये क्लॉज ह्यूमिलिएशन बन गया। क्यों? क्योंकि जर्मन्स ने कहा वॉर सब पावर्स की राइवलरी, अलायंस सिस्टम और नेशनलिज्म का रिजल्ट थी, तो सिर्फ हम पर पूरा ब्लेम क्यों? ये ग्रीवेंस लेटर पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। अब रेपरेशंस समझो। रेपरेशंस का मतलब डिफीटेड स्टेट से वॉर डैमेज के लिए पेमेंट लेना। स्लाइड में 6.6 बिलियन पाउंड का फिगर दिया है। इकोनॉमिक बर्डन का इमीडिएट इफेक्ट सिर्फ ट्रेजरी पर नहीं पड़ता, करेंसी इंस्टेबिलिटी, डेट प्रेशर, रिजेंटमेंट और पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन तक चेंज जाती है। हाँ, जर्मनी के लेटर हाइपर इन्फ्लेशन के मल्टीपल कॉजेस थे, लेकिन रेपरेशंस इशू ने रिजेंटमेंट को फ्यूल किया। कभी कभी इकोनॉमिक क्लॉज साइकोलॉजिकल वूंड बन जाता है। टेरिटोरियल चेंजेस भी डीप थे। एल्सिस लोरेन फ्रांस को गया, सार कोलफील्ड्स लीग कंट्रोल में गए, पर फ्रेंच एक्सप्लॉयटेशन के साथ। ईस्ट में पोजन और वेस्ट प्रशिया पोलैंड को मिले, जिससे पोलिश कॉरिडोर बना और ईस्ट प्रशिया जर्मनी से कट हो गया। डैनजिग फ्री सिटी बना। मैप में 13% टेरिटरी लॉस्ट और 10% पॉपुलेशन लॉस लिखा है। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि टेरिटरी लॉस सिर्फ लैंड लॉस नहीं, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट रूट्स और नेशनल प्राइड सब अफेक्टेड होते हैं। सोचो, एक नेशन स्टेट जो अभी यूनिफाई हुआ था 19th सेंचुरी में, उसको फिर से कट की फीलिंग आए तो रिएक्शन कितना स्ट्रांग होगा। डीमिलिटराइजेशन भी सेंट्रल पार्ट था। राइनलैंड को डीमिलिटराइज्ड जोन बना दिया गया। इसका मतलब जर्मनी अपनी वेस्टर्न बॉर्डर पर मिलिट्री फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकता था। आर्मी 100,000 तक कैप्ड, नो एयरफोर्स, नेवी हेविली रिस्ट्रिक्टेड, जनरल स्टाफ डिसॉल्व्ड। पेज के आर्मी साइज बार और क्रॉस्ड आउट मिलिट्री सिंबल्स इसी ड्रास्टिक रिडक्शन को शो करते हैं। ये क्लॉज फ्रांस की सिक्योरिटी के लिए था। लॉजिक सिंपल था, जर्मनी वीक रहेगी तो फ्रांस सेफ रहेगा। लेकिन यहाँ काउंटर क्वेश्चन पूछो, क्या परमानेंट सिक्योरिटी ह्यूमिलिएशन से मिल सकती है या फिर ह्यूमिलिएशन फ्यूचर रिवेंज को जन्म देती है? यही वर्साई डिबेट का हार्ट है। इसीलिए ट्रीटी को जर्मन्स ने डिक्टाट कहा, यानी इम्पोज्ड सेटलमेंट। उनसे नेगोशिएट कम, एक्सेप्ट ज्यादा करवाया गया। हाँ, विक्टर्स के पास अपने रीजंस थे। फ्रांस जेन्युइनली इनसिक्योर था, लेकिन सेटलमेंट ने पनिशमेंट और स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस सही से अचीव नहीं किया। एक साइड ने सोचा ये फ्यूचर वॉर रुकेगी, दूसरी साइड ने इसे फ्यूचर रिविजनिज्म की कसम खा ली। बस इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने 1920s और 1930s की पॉलिटिक्स को पॉइजन कर दिया। समझ आया? वॉर के बाद सिर्फ गवर्नमेंट्स नहीं बदली, पूरा मैप रीड्रॉ हुआ। इस स्लाइड का मेन पॉइंट यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ओल्ड एम्पायर्स को तोड़ दिया, लेकिन जो नया ऑर्डर बना वो प्योर सेल्फ डिटर्मिनेशन पर बेस्ड नहीं था। उसमें पावर पॉलिटिक्स और इंपीरियल कंट्रोल दोनों सरवाइव कर गए। सबसे पहले ऑस्ट्रिया हंगरी को देखो।
ये एक मल्टी एथनिक एम्पायर था जिसमें जर्मन्स, हंगेरियंस, चेक्स, स्लोवाक्स, क्रोएट्स, सर्ब्स और बहुत ग्रुप्स थे। वॉर डिफीट के बाद ये एम्पायर डिसॉल्व हो गया। ट्रीटीज ऑफ सेंट जर्मेन और ट्रियनॉन ने इस ब्रेकअप को फॉर्मल शेप दिया। नए स्टेट्स उभरे जैसे चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, रीस्टोर्ड पोलैंड। सरफेस पर यह नेशनल प्रिंसिपल की विक्ट्री लगती है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछो, क्या नए बॉर्डर्स एथनिक लाइंस को परफेक्टली फॉलो करते थे? नहीं। बहुत जगह माइनॉरिटीज फिर भी नए स्टेट्स के अंदर रह गईं। तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लेकिन नई प्रॉब्लम्स भी पैदा हुए। ऑटोमन एम्पायर का केस और भी इंस्ट्रक्टिव है। ऑटोमन रूल मिडल ईस्ट के ह्यूज रीजन पर था। वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सेवरस ने एम्पायर को डिसमेंटल करना चाहा, लेकिन टर्किश रेजिस्टेंस, स्पेशली मुस्तफा केमाल के लीडरशिप में, ने इस इम्पोज्ड सेटलमेंट को चैलेंज किया। ग्रीक इन्वेजन और टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मॉडर्न टर्की इमर्ज हुआ। लेटर लोजान ने नए अरेंजमेंट को रिफ्लेक्ट किया। इससे एक लेसन मिलता है। पीस कॉन्फ्रेंसेस मैप ड्रॉ कर सकती हैं, लेकिन ग्राउंड पर आर्म्ड रेजिस्टेंस उन मैप्स को चेंज भी कर सकती है। सिंपल है। अब मैंडेट सिस्टम पर फोकस करो। ये लीग ऑफ नेशंस के नाम पर चलने वाला अरेंजमेंट था। आइडिया ये दिया गया कि कुछ रीजन्स अभी सेल्फ रूल के लिए रेडी नहीं है, इसलिए एडवांस्ड पावर्स उनको गाइड करेंगी। सुनने में सॉफ्ट लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये इंपीरियल कंट्रोल का नया लैंग्वेज फॉर्म था। स्लाइड में क्लास ABC मैंडेट्स का हायरार्की ट्री इसी ग्रेडेड कंट्रोल को शो करता है। मिडल ईस्ट के एरियाज जैसे पैलेस्टाइन, इराक, जॉर्डन ब्रिटेन को मिले, सीरिया और लेबनान फ्रांस को। मैप में साइक्स पीको और पाइपलाइन रेफरेंसेस दिख रहे हैं। ये बहुत टेलिंग है। क्या ये सिर्फ सिविलाइजिंग मिशन था, या ऑयल, रूट्स, सुएज कैनाल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी काम कर रहे थे? बिल्कुल काम कर रहे थे। जर्मन कॉलोनीज इन अफ्रीका और पैसिफिक भी विक्टर्स को ट्रांसफर की गईं। ऑफिशियल लेबल मैंडेट था, लेकिन इफेक्ट कॉलोनियलिज्म कंटिन्यूएशन जैसा था। यहाँ एक डीप कॉन्ट्रडिक्शन है। यूरोप में सेल्फ डिटर्मिनेशन का स्लोगन चल रहा था, लेकिन नॉन यूरोपियन पीपल्स को सेम राइट फुल्ली क्यों नहीं मिला? इसी से समझ आता है कि इंटर वॉर ऑर्डर यूनिवर्सल जस्टिस पर नहीं, सिलेक्टिव प्रिंसिपल पर बेस्ड था। बिफोर एंड आफ्टर यूरोप मैप्स पेज पर क्लियरली दिखाते हैं कि 1914 का इंपीरियल ब्लॉक 1923 तक फ्रैगमेंटेड नेशनल यूनिट्स में बदल गया। लेकिन फ्रैगमेंटेशन का मतलब स्टेबिलिटी नहीं होता। जब नए स्टेट्स वीक इंस्टीट्यूशंस, मिक्स्ड पॉपुलेशंस और डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स के साथ बनते हैं, तो फ्यूचर टेंशंस का ग्राउंड रेडी हो जाता है। तो स्लाइड का रियल मैसेज ये है कि ओल्ड एम्पायर्स गिरे, लेकिन उनकी जगह जो सिस्टम आया उसमें फ्रीडम और कंट्रोल दोनों एक साथ चले। एग्जैक्टली यही इंटरवॉर इंस्टेबिलिटी की जड़ थी। लीग ऑफ नेशंस को समझने के लिए एक बेसिक आइडिया पकड़ो। ये पहली बड़ी कोशिश थी इंटरनेशनल पीस को ऑर्गेनाइज्ड रूल्स और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू प्रोटेक्ट करने की। पहले यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर लॉजिक चलता था, यानी अगर एक स्टेट बहुत स्ट्रांग हो जाए तो दूसरे मिलकर उसको बैलेंस करें। लीग ने इस लॉजिक की जगह कलेक्टिव सिक्योरिटी का आइडिया दिया। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब एक मेंबर पर अटैक सब पर अटैक माना जाएगा। थ्योरी स्ट्रांग लगती है, अगर सब स्टेट्स मिलकर अग्रेसर को रोक दें तो वॉर डिस्करेज होगी। लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिस में गैप क्यों आया? इसी स्लाइड का कोर वही है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर सिंपल था। असेंबली, काउंसिल, सेक्रेटेरिएट और लिंक्ड बॉडीज जैसे परमानेंट कोर्ट और ILO। असेंबली डिबेटिंग फोरम था जहां सब स्टेट्स का वोट था। काउंसिल डिसीजन कोर था। लेकिन यही प्रॉब्लम छुपी थी। यूनानिमिटी की रिक्वायरमेंट ने पैरालिसिस क्रिएट की। यूनानिमिटी का मतलब सब अग्री करें तब स्ट्रॉन्ग एक्शन हो। अब सोचो, जब नेशनल इंटरेस्ट क्लैश करें तो क्या सब क्विकली अग्री करेंगे? मुश्किल है। तो डिजाइन में ही फ्रिक्शन था। सेक्रेटेरिएट और सोशल बॉडीज ने हेल्थ, रेफ्यूजीज, लेबर जैसे एरियाज में यूजफुल काम किया, यानी लीग टोटली यूजलेस नहीं थी। इस पॉइंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन पीस कीपिंग और अग्रेशन रोकने में वीकनेस क्लियर थी। सबसे पहला फ्लॉ मेजर पावर्स की एब्सेंस या इनकम्प्लीट पार्टिसिपेशन था। USA ज्वाइन ही नहीं करता, USSR लेट आता, जर्मनी भी लेट इंक्लूजन तक बाहर रहता। पेज के मिसिंग पिलर्स विजुअल्स इसी डेफिशिएंसी को दिखाते हैं।
अगर मेजर पावर्स मिसिंग हों तो इंस्टीट्यूशन का अथॉरिटी और लेवरेज दोनों वीक हो जाता है। दूसरा फ्लॉ एनफोर्समेंट का था। लीग के पास अपनी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। सैंक्शंस प्रपोज कर सकती थी, कंडेम कर सकती थी, लेकिन फाइनल एक्शन मेंबर्स की पॉलिटिकल विल पर डिपेंड करता था। फ्लो चार्ट ऑन पेज में अग्रेशन से कॉन्डेमनेशन, फिर सैंक्शंस प्रपोजल और फिर फेलियर लूप दिखाया गया है। ये सिंबॉलिक नहीं, रियल पैटर्न था। मंचूरिया 1931 और एबिसिनिया 1935 जैसे क्राइसिस में मेंबर स्टेट्स ने नेशनल इंटरेस्ट को कलेक्टिव ड्यूटी पर प्रेफर किया। क्यों? क्योंकि स्टेट्स रिस्क तब लेती हैं जब उन्हें अपना डायरेक्ट इंटरेस्ट दिखे। अगर उनको लगता है कॉस्ट ज्यादा है तो वो मॉरल लैंग्वेज यूज करेंगे, प्रैक्टिकल एक्शन कम। इसीलिए लीग को टूथलेस वॉचडॉग जैसा कहा जाता है। अब एक फाइनल बैलेंस्ड जजमेंट दो। क्या लीग फेलियर थी? हाँ, मेजर वॉर प्रिवेंशन के सेंस में फेलियर थी। क्या उसका कोई लेगेसी नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सोशल वेलफेयर एजेंसीज, आर्बिट्रेशन और फ्यूचर यूनाइटेड नेशंस के लिए इंस्टीट्यूशनल टेम्पलेट दिया। तो लीग एक वार्निंग भी थी और एक एक्सपेरिमेंट भी। वार्निंग इसलिए कि आइडियल्स बिना पावर बैकिंग के वीक पड़ते हैं। एक्सपेरिमेंट इसलिए कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को रूल्स पर चलाने की जरूरत फिर भी रियल है। बस यही सबसे बड़ा लेसन है। गुड आइडियाज इनफ नहीं होते, उनको सपोर्ट करने के लिए क्रेडिबल पावर, शेयर्ड कमिटमेंट और फेयर स्ट्रक्चर भी चाहिए।